प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं। हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग नागरिक शास्त्र शुरू करेंगे। सामाजिक विज्ञान में चूंकि ये लोकतांत्रिक समाज के नाम से है, ये नागरिक शास्त्र का अध्ययन हम लोग आज कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इसी का अध्ययन करना है बच्चों। तो सबसे पहले साझेदारी का मतलब समझ लेते हैं। साझेदारी का मतलब हिस्सा, यानी हर किसी की भागीदारी हो, वो भी किसमें? सत्ता में। सत्ता मतलब शासन में। इसी को हमें पढ़ना है। अब ये सत्ता की साझेदारी जो कॉन्सेप्ट है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें सत्ता में सबकी साझेदारी शामिल होती है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति या हर भाषा या हर किसी का इसमें साझेदारी शामिल होती है। तो इसी का हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो इस आपके चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों की जो स्थिति है लोकतांत्रिक की, जो वहाँ की स्थिति है, उसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे। तो बेल्जियम की पहले बात करेंगे। बेल्जियम, यह देश यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो यह हरियाणा, हमारा जो प्रदेश हरियाणा है, उससे भी इसकी क्षेत्रफल लगभग थोड़ी कम है। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है 30,000 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। यदि इनकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या भी बहुत थोड़ी है। हमारे जो हरियाणा की जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या से भी यहाँ की जनसंख्या कम है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है। तो सामान्य तौर पर हम 1 करोड़ यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जनसंख्या हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस देश में जो जनसंख्या है, उसमें जो जातीय संरचना है, उसको हम लोग देखेंगे कि इस जातीय संरचना की बेल्जियम की सत्ता में कैसे साझेदारी है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। इसलिए हम यहाँ जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मैप बना करके हम इसको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे इसी तरीके की जो आकृति है लगभग बेल्जियम का, ये नक्शा ऐसा ही दिखता है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ की जो जातीय संरचना है, वह अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है। अब यहाँ की जो जातीय संरचना है, उसमें हम देख लेते हैं बच्चों। तो एक जो जातीय संरचना है, वह डच भाषा बोलने वालों की है, जो फ्लेमिश ये जगह है, और ये जगह है फ्लेमिश, ऊपरी हिस्सा। ठीक है, ये फ्लेमिश। तो ये लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। डच कहाँ की भाषा है? डच हॉलैंड की ये भाषा है। दूसरी जो नीचे जो साउथ में अगर बात करें तो ये वेलोनिया इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब वेलोनिया यहाँ है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ की जो भाषा है, ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच, ये फ्रांस की भाषा है। ठीक है ना, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये तो हो गया। यहाँ पर अलग अलग हमने बांट करके देख लिया। उसके अलावा लगभग 1% जो है इस क्षेत्र में, यहाँ पर बच्चों जो लोग रहते हैं, 1% लोग, वे जर्मनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब इनको हम परसेंटेज के आधार पर देख लेते हैं। तो इनकी संख्या अधिक है, ये 59%
लोग हैं जो फ्लेमिश क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी भाषा डच है। ठीक है। दूसरा है वेलोनिया। इनकी जो है वेलोनिया, यहाँ का भाषा फ्रेंच है और इन लोगों की जो संख्या है 40% है। ठीक है। बचा 1%, तो वो लोग जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हमने इसलिए दिखाया कि यूरोप में जो राष्ट्र निर्मित हुए हैं वह सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र का निर्माण हुआ है, जो किसी एक भाषा या एक जाति के लोग मिल करके बनाए हुए हैं। लेकिन बेल्जियम की स्थिति जो दिख रही है, यहाँ पर 2 भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो स्थिति यहाँ की जो है, यहाँ की जातीय संरचना जो है बहुत ही जटिल है। अब यहाँ की हमने बेल्जियम की बात कर ली। अब यह यूरोप में स्थित देश थी। अब दूसरी तरफ हम लोग श्रीलंका की भी इसी में बात कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति क्या है, यहाँ पर आगे क्या होता है। ठीक है। हम लोग पहले श्रीलंका की जनसंख्या की स्थिति देख लेते हैं बच्चों। अब श्रीलंका देख लीजिए, ये श्रीलंका लगभग इसी आकार का श्रीलंका का मैप है। ठीक है। अब श्रीलंका दक्षिण एशिया का देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और श्रीलंका 1948 ईस्वी में अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। इसकी स्वतंत्रता के बाद जो यहाँ की जातीय संरचना है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब देख लेते हैं। देखिए, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वह सिंहली है। क्या है? सिंहली। और दूसरी भाषा जो है वह है तमिल। सिंहली और तमिल 2 भाषा के बोलने वाले यहाँ पे श्रीलंका में पाए जाते हैं। अब ये सिंहली जो है ये वाला क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पर सिंहली बोलने वाले लोग मौजूद हैं। अब तमिल भाषा की बात करें तो ये तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है और ये भी है बीच में। इनकी धर्म की बात करें तो जो सिंहली भाषा का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उनकी भाषा उनका धर्म बौद्ध धर्म है, वे बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अगर तमिल भाषा की बात करें तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। अब इनकी जो प्रतिशत हिसाब है देख लेते हैं तो सिंहली बोलने वाले लोग यहाँ पर बहुसंख्यक हैं और इनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। कितना? 74%। ठीक है। तमिल क्षेत्र, तमिल लोगों की बात कर लें, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की बात कर लें तो इनकी कुल जनसंख्या की हिस्सेदारी 18% है। अब इन तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में कुछ भारत से प्रवासी मजदूर थे जिनको अंग्रेजों ने बागानी खेती करने के लिए श्रीलंका में पहुंचा दिया था और कुछ श्रीलंका के ही तमिल निवासी हैं। अब इन 18% में जो श्रीलंका के तमिल निवासी हैं बच्चों, वे लगभग 13% है और श्रीलंका के तमिल निवासी इन क्षेत्रों में रहते हैं और भारत के तमिल निवासी इन क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है। अब 7% लोग जो हैं वे ईसाई हैं। क्या है? ईसाई धर्म को मानते हैं। अब ये लोग सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब इनकी हम जातीय संरचना की बातें कर ली। अब देखें कि अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेल्जियम और श्रीलंका की लोकतंत्र को हम कैसे देखेंगे। चूंकि जब राजतंत्र का माहौल था
और राजतंत्र में शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में, जो राजा कहलाता था, उसी में निहित होती थी और वही सर्वोपरि और सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकारी होता था। लेकिन आधुनिक व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र को अपना लिया। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता की शासन होती है, यानी जनता की सहभागिता सीधे तौर पर देखी जाती है। ये एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है, एक आधुनिक तंत्र है जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अब अगर 18वीं 19वीं शताब्दी की बात करें तो विश्व के अनेक देश पर औपनिवेशिक शासन विराजमान थे। यूरोप के देशों ने अन्य देशों पर औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कर ली थी, जो 20वीं सदी में धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जैसे भारत भी उसी संदर्भ में स्वतंत्र हुआ था। और जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए वहां पर लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लिया गया। अब लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। अब ये सत्ता की साझेदारी की हम बात कर रहे हैं। तो जो राजतंत्र था उस समय जो शासन प्रणाली प्रचलित थी, उसमें लोगों को ये लगता था कि सत्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी एक जगह होनी चाहिए, उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, यानी संप्रभुता का बंटवारा, संप्रभुता का विभाजन नहीं होना चाहिए। इससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है। जो महत्वपूर्ण निर्णय है, आधिकारिक निर्णय है, वो नहीं लिए जा सकते। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको हम लोग इग्नोर कर दिया, यानी जनता की संपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए। अब जनता की संपूर्ण सहभागिता के लिए अब हमको चूंकि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देखना है, तो इन देशों में क्या क्या हुआ इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बेल्जियम की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेल्जियम में क्या है, हमने बता दिया था कि फ्लेमिश और वेलोनिया दो क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने वाले डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मौजूद रहते थे। तो इस देश में, बेल्जियम देश में कोई आंतरिक टकराव, आंतरिक तनाव और गृह युद्ध की स्थिति ना पनपे और राष्ट्र की अखंडता मजबूत रहे, इसी को बनाए रखने के लिए बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से लेकर के 1993 ईस्वी तक 4 महत्वपूर्ण संशोधन किया। अब वे संशोधन क्या थे और वहां की व्यवस्थाएं क्या थी, इसी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब वे संशोधन और वे बातें जो थी कि अब बेल्जियम में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, ब्रुसेल्स। हमने बताया था कि 59% डच भाषी थे, 40% फ्रेंच भाषी थे, 1% जर्मन थे। लेकिन ब्रुसेल्स जो कैपिटल, जो राजधानी थी, यहाँ की स्थिति उल्टी थी। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, क्योंकि इनका क्षेत्र अलग अलग था। तो हम यहाँ की बात कर लेते हैं। जो 1970 और 93 के बीच बेल्जियम में महत्वपूर्ण संशोधन हुए और वहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनाई गई, उनमें जातीय संरचनाओं को कैसी सत्ता में सहभागिता, कैसे साझेदारी मिली, जिससे बेल्जियम को टूटने से बचा लिया गया, बेल्जियम में गृह युद्ध पनपने से बचा लिया गया। जो यूरोप में छोटे छोटे राष्ट्र एक कल्चर, एक भाषा के आधार पर निर्मित थे, वहीं बेल्जियम में 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक बेल्जियम का राष्ट्र का निर्माण कैसे कर लिए और वहां की एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखे। तो ये संविधान में संशोधन जो था वह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया था। अब इसमें जो बातें थी कि जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद होगी, यानी मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का समूह, तो इन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होगी वह डच भाषी और फ्रेंच भाषी, इन दोनों
समुदाय दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बराबर बराबर होगी। भले ही डच के 60% हैं, 59% हैं और फ्रेंच 40% हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या दोनों भाषाई समूह के लोगों की बराबर होगी। एक ये महत्वपूर्ण फैसला था। दूसरा ये महत्वपूर्ण फैसला था कि जब भी बेल्जियम में कोई भी कानून या कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई भी कानून पारित किया जाएगा, तो वह कानून तभी पारित होगा जब दोनों भाषाई समूह अपने बहुमत के आधार पर उसे पारित कर दें। यदि एक भाषाई समूह, या वो फ्रेंच हो या वो डच हो, एक भी भाषाई समूह अगर बहुमत से पारित नहीं करता है तो वह कानून पारित नहीं हो सकता, वह संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? यहाँ पर देखा कि भाषाई आधार पर जनसंख्या का अनुपात भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन शासन की जो सहभागिता है, जो सत्ता की सहभागिता है, उसमें इन दोनों की बराबर की हिस्सेदारी देखी जा रही है। ठीक है ना। तीसरी चीज हम बात करें तो तीसरी चीज में हमने देखा कि इन क्षेत्रों में अब ये एक संघात्मक राज्य है बेल्जियम। अब यहाँ की जो संघात्मक व्यवस्था है, तो यहाँ पर यहाँ की एक तो केंद्र की हो गई सरकार, दूसरी प्रांतों की, जिन्हें राज्यों की या इकाइयों की सरकार कहते हैं। तो इन प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, यानी ये पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ये लोग स्वतंत्र हैं। ये बेल्जियम की केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये पूरी तरीके से अपने निर्णय लेने में सक्षम है, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि इन क्षेत्रों को विशेष तौर पर इन्हें पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्रदान कर दी गई कि ये महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है। तीसरी बात करें, अगली बात करें अगर, तो यहाँ पर एक जैसे केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार भी है, प्रांतीय इकाई की सरकार भी है, तो वहीं पर एक सामुदायिक सरकार भी है यहाँ पर। अब ये सामुदायिक सरकार जो है समुदाय से मिलकर के बनी है। अब यहाँ पर जो भी भाषाई समूह हैं, जैसे हमने बता दिया डच हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं, इन भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी सारी चीजों को बनाए रखने के लिए इन्हें एक सामुदायिक सरकार, एक सामुदायिक प्रतिनिधि, एक सामुदायिक समूह बनाने का पूरी तरीके से अधिकार है, जो इनकी भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण, इनकी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और महत्वपूर्ण उस पर निर्णय लेते हैं, उस पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। तो यहां तक हमने देख लिया। तो इन सब की मतलब क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है ना। इन सब का मतलब क्या है? तो इन सब का मतलब एक ही है कि हम बेल्जियम को इस संरचना के आधार पर देख लिया, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कैसे सत्ता में हर वर्ग के लोगों को साझेदारी मिली, और इसका परिणाम यह है कि आज बेल्जियम जो है यूरोप का एक आदर्श राज्य है, एक आदर्श राष्ट्र है। इसीलिए यूरोप में जब यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, यूरोपीय संघ की स्थापना है इसी को लेकर के, इसी को देख करके, यहाँ की जटिल संरचना को देख करके ही की गई थी। और इसीलिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में बनाया गया, बेल्जियम की राजधानी में। तो बेल्जियम एक यूरोप के लिए या दुनिया के हर देश के लिए एक मिसाल कायम किया और अपने देश को गृह युद्ध में जाने से और आंतरिक तनाव से बचने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए, और यहाँ पर हर समुदाय भाषा के लोग अपनी सत्ता में सहभागिता करके अपने आप में फक्र महसूस करते हैं और एक राष्ट्र जो पूरी तरह से एकता और अखंडता के सूत्र में बंधी हुई है। तो ये एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है बच्चों। तो हमने यहाँ बेल्जियम के रूप में बात कर ली। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे श्रीलंका की।
कि अब आपको श्रीलंका के बारे में भी देखना है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो जो है आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अगली वीडियो में इसके आगे श्रीलंका से शुरू करेंगे, उसके बाद दोनों को देख करके हम फिर भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपकी प्रश्नावली है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं बच्चों। शुक्रिया।